गर्मी काफ़ी है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन अब क्या करें, जाना तो है। ये जो हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं NH30 पे, मतलब नागपुर से ही हम लोग चल रहे हैं, नागपुर से लेके ये इलाहाबाद तक है। अगर आप इसमें देखेंगे कहीं भी आपको छाया नहीं मिलेगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम लोग पटना के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली मुझे बहुत सर्दी हो गई, उसके कारण ही मास्क लगा लिया है। तो ऑल सेट फॉर ऑन द वे टू पटना। सामान वामान सब पैक हो चुका है, ऑल सेट, गाड़ी रेडी है, तो ठीक है निकलते हैं। कल जैसे बताया था, कल गाड़ी जब मैं पुणे से चला था तो नागपुर आते आते 733 किलोमीटर कवर किया था। अभी हम लोग होटल पे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हुआ है 6:30, 6 से थोड़ा 6:30 से थोड़ा ज़्यादा। और अभी निकलेंगे हम लोग पटना के लिए, तो चलिए। आ गए हम लोग मेन रोड पे। सो वी आर लिविंग नागपुर नाउ। तो अभी हमारा पहला डेस्टिनेशन है जबलपुर। जबलपुर पहुंच के फिर आपको अपडेट करेंगे कितना किलोमीटर चले और कितना टाइम लगा। जबलपुर यहाँ से ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर्स के आसपास है। और ये हम लोग अभी NH44 पे है, दिस इज पार्ट ऑफ NH44। ये सीधा जबलपुर, सिवनी, कटनी, महर, सतना होते हुए इलाहाबाद भी जा सकते हैं, मिर्ज़ापुर भी जा सकते हैं। हम लोग इलाहाबाद होकर जाएंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस पटना का है यहाँ से नागपुर से 957 किलोमीटर्स। अगर आप आरा मोहनिया वाला रोड लेते हैं तो, लेकिन हम लोग औरंगाबाद होके जाएंगे, औरंगाबाद बिहार से, क्योंकि वहाँ का रोड अच्छा है और आरा मोहनिया में अभी 4 लेन का काम चल रहा है, तो जिसके कारण टाइम ज़्यादा लगेगा। सो लेट्स मीट इन जबलपुर तक आपको अपडेट करते हैं। तो अब हम लोग नागपुर के आउटर रिंग रोड पर हैं, NH44, और यहाँ से लेफ़्ट लेना है जबलपुर के लिए। यहाँ से लेफ़्ट लिया, फिर ये ब्रिज आपको डायरेक्ट हाईवे पे कनेक्ट कर देगा। देखिए आ गए हम लोग हाईवे पे, NH44, जो कि सीधा जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, इलाहाबाद, इवन दिल्ली होते हुए कश्मीर तक जाता है। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, NH44। अभी हम लोग जबलपुर की ओर बढ़ रहे हैं, और जबलपुर और नागपुर के बीच में सिवनी आता है, और नागपुर और सिवनी के बीच में आता है पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। चारों तरफ आप देख सकते होंगे, पूरा जंगल वाला माहौल है। यहाँ पे लोकल्स का भी कहना है कभी भी टाइगर, लायन, हिरन आते हैं यहाँ पर। जब पेंच नेशनल पार्क वाला हाईवे क्रॉस करेंगे तो उस दोनों तरफ फेंस लगा है ताकि जानवर आ ना सके हाईवे पे। मैं दिखाऊंगा आपको आगे। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरा सीमेंटेड रोड है नागपुर से, जब से निकले हैं जबलपुर तक। और ये आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, वो टायर साउंड है। सीमेंटेड रोड पे आप जब थोड़ा तेज़ चलते हैं तो एक साउंड आता है, ऐसा लगे कि इंजन से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन नहीं,
ये टायर का साउंड है। ये देखिए कॉर्नर पे बना भी हुआ है कॉशन कि यहाँ पे जानवर आते हैं। दोनों तरफ जंगल है, देख सकते हैं। मज़ा भी आ रहा है ड्राइव करने में। रोड काफ़ी अच्छा है, सुंदर है और दोनों तरफ जंगल है, तो अलग ही नज़ारा है। ये देखिए अभी सीमेंटेड रोड पे कैसा साउंड कर रहा है टायर, और अभी देखिए ये सामने अलकतरा वाला रोड, इसमें अलग साउंड करता है। तो यहाँ से पेंच नेशनल पार्क स्टार्ट हो गया है, जिसकी मैं बात कर रहा था। जो दोनों साइड फेंस लगे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये टाइगर रिजर्व है पेंच, जो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का है। रोड काफ़ी बढ़िया है और पूरी चढ़ाई है। अब एमपी में घुस चुके हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तब एमपी तो आप जानते ही हैं, जंगल के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश। और अब यहाँ पे टोल प्लाजा। तो अभी फिलहाल चाय पीने के लिए गाड़ी को रोका जा रहा है। चाय पी लेते। पेंच नेशनल पार्क का रोड, दोनों तरफ से फेंस है। यहाँ के लोकल्स बताते हैं टाइगर कभी भी आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, ये फेंस यहाँ पे तक ख़त्म हो गए हैं, तो इधर से नहीं आ जाएगा क्या टाइगर? पता नहीं क्या है उनका सीन। अभी घाटी क्षेत्र आ गया है और अभी तक से हमने 3 टोल क्रॉस किया है जब से सुबह से निकले हैं नागपुर से। और मैं आपको बताऊंगा मैंने कितना टोल क्रॉस किया बिहार जाने तक, पटना जाने तक। पुणे से नागपुर तक तो सिर्फ 3 ही टोल है। हम लोग अभी जबलपुर पहुंच चुके हैं। टोटल अभी समय हो रहा है 10:30 और 283 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया और एग्जैक्ट टाइम लगा है 3 घंटे 58 मिनट को, 4 घंटे पकड़ लो। और अभी हम लोग का अगला डेस्टिनेशन है कटनी, जो कि 100 किलोमीटर है यहाँ से। कटनी के बाद फिर रीवा के बाद और सतना महर तो बीच में आएगा ही, और उसके बाद फिर इलाहाबाद। तो रोड देखिए कितना खूबसूरत है, और हम लोग अपना एवरेज स्पीड 100 का मेंटेन करते हुए अभी आगे कटनी में रुकेंगे लंच के लिए। 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। तब तक ड्राइव करेंगे। अभी यहाँ जबलपुर से जो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे रीवा लिखा है 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर रीवा है अब यहाँ से। कटनी है 88 किलोमीटर के आसपास है। 88 किलोमीटर 1 घंटा 15 मिनट में आराम से कवर हो जाएगा। देखिए रोड आ गया। 88 किलोमीटर कटनी, मैहर 152 किलोमीटर। अब यहाँ पे आगे सफ़र को जारी करेंगे। अभी हम आ गए हैं टोल प्लाज़ा पर। ये टोल है आपका जबलपुर के बाद पहला टोल है।
है कटनी का एग्जिट टोल, उसके बाद फिर 4 लेन स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जो 4 लेन का काम चल रहा है, ये सारा रोड 2 लेन था। ये देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये 5वां टोल है नागपुर से जब से चले हैं। इस टोल का टैक्स 20 रुपये है। महर से रीवा होते हुए इलाहाबाद जाएंगे। ऐसे मिर्ज़ापुर होके भी रास्ता है, लेकिन वो रास्ता ख़राब है, 4 लेन का काम वहाँ भी चल रहा है। तो मैप में तो वही दिखाता है मिर्ज़ापुर होके ही जाइए, लेकिन क्योंकि शॉर्ट पड़ता है ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर, तो 40-50 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट आपका 2-3 घंटा तो चला ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इलाहाबाद होके जाइए और सीधा वहाँ से GT रोड दिल्ली कोलकाता हाईवे NH-19 पकड़िए और सीधा आरा मोहनिया से भी आरा मोहनिया वाले मोहनिया से भी जा सकते हैं, या तो फिर आप औरंगाबाद चले जा सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग का कटनी में रुकने का प्लान था, लेकिन कटनी में वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कोई अच्छा ढाबा दिखा नहीं, तो हम लोग अब आगे मैहर में रुकेंगे। मैहर यहाँ से अभी 47 किलोमीटर्स है, वहाँ रुकने का प्लान है। तो अभी बज रहा है 1 बजने वाला है, 1 बजने में 10-15 मिनट है, तो आधे घंटे 45 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। वहीं पे लंच करेंगे, फ्रेश होंगे थोड़ा। ये जो हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं NH-30 पे, जो कि जबलपुर NH-44 से भी कनेक्ट होता है। ये जबलपुर से नागपुर से ही हम लोग चल रहे हैं, नागपुर से लेके ये इलाहाबाद तक है। अगर आप इसमें देखेंगे कहीं भी आपको छाया नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें कहीं गाड़ी रोक के शेड में रोक के कुछ देर रेस्ट कर ले, आप इवन किसी ढाबे के पास भी रुक जाए, तो आपको शेड नहीं मिलेगा गर्मी के दिनों में। अभी हालांकि गर्मी काफ़ी हो रही है, लेकिन शेड आपको नसीब नहीं होगा इस हाईवे पे। ये इस हाईवे का एक डिमेरिट है, क्योंकि पेड़ भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं नहीं, आप देख सकते हो। गार्डनिंग काफ़ी अच्छी की गई है बीच बीच में डिवाइडर पे, लाल और पीले कलर के फ्लावर्स आपको दिखेंगे, लेकिन शेड आपको नहीं मिलेगा। शेड के लिए आपको इस हाईवे को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा। क्योंकि चारों तरफ देखिए जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं वो खेत में हैं, यहाँ रोड के साइड में नहीं। तो एक चीज़ ये डिमेरिट है यहाँ पर। रोड में तो कोई भी कंप्लेन नहीं, इतना अच्छा रोड है कि आप कुछ भी कमी निकाल नहीं सकते। बहुत ही अच्छा रोड है, सीमेंटेड रोड है। ये सब देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर्स गार्डनिंग की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। MP में एक बात यह है कि रोड्स आपको हमेशा हर जगह अच्छे ही दिखेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट्स। इसके लिए आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि MP में रोड ख़राब है। MP में रोड्स आपको हमेशा अच्छे। फ़िलहाल प्लान था मैहर में रुक के लंच करने का, लेकिन भूख भी लग गई थी और मैहर अभी एटलीस्ट 30 किलोमीटर है, तो उसके पहले ही दिख गया ये मिडवे ट्रीट, पांडूज फूड। मिडवे ट्रीट दिख गया, ठीक ठाक लग रहा था हाईवे पे, कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी थी यहाँ पर, तो डिसाइड किया कि यहीं पे फ्रेश भी हो लिया जाए और लंच भी कर लिया जाए। ठीक ठाक ही लग रहा है। उसमें लिखा है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, तो अच्छा ही होगा। तो चलिए लंच करके फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। गर्मी काफ़ी है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन अब क्या करें, जाना तो है। चलिए।
ये जो अभी हम खाना खाने जहाँ रुके मिडवे ट्रीट में, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का है। मैंने देखा नहीं था बोर्ड पे, सोचा ये है हाईवे पे, ये मिडवे ट्रीट मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड, विकास निगम लिमिटेड। ये गवर्नमेंट का है और अच्छा खासा अच्छा है, रुकने लायक है। वॉशरूम वगैरह भी साफ़ था, खाना भी डिसेंट था, प्राइस के अकॉर्डिंग भी डिसेंट प्राइस है। ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है। गवर्नमेंट का है तो ऑब्वियसली सस्ता ही होना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक है। 10 आउट ऑफ 8 या 7 में दे सकते हो इसको। अच्छा था, खाना भी ठीक ठाक था, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है और रुकने के लिए बढ़िया है हाईवे पे, क्योंकि इस हाईवे पे आपको शेड तो मिलता नहीं, ढाबा भी मिलता है, लेकिन आपके मन लायक खाना नहीं मिलेगा। तो ये है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल तो अभी मैंने जैसे बोला था महर में रुकने का प्लान था, लेकिन अब महर में नहीं रुकूँगा, अब सीधा इलाहाबाद में स्टे, इलाहाबाद में रुकेंगे चाय वाय के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से बिहार के लिए। चलिए तब तक बाय। लंच करके हम लोग निकल चुके हैं, अब डायरेक्ट इलाहाबाद में ही रुकेंगे। इलाहाबाद यहाँ से 234 किलोमीटर है और 4 घंटे का रास्ता है। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी जाम भी मिल जाता है। तो लेट्स सी इलाहाबाद का ETA क्या रहता है। अभी तो फ़िलहाल 5:30 दिखा रहा है, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी मैहर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है आज का छठा टोल इसी हाईवे पे। नागपुर से जब से निकले हैं ये छठा टोल है। कितना चार्जेस है? ग्रीन हो जा भाई। हाँ, Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a तो अभी यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद एक टर्न आएगा, वहाँ से लेफ़्ट लेना है नैनी की तरफ। अगर आप सीधे जाएंगे तो वो मिर्ज़ापुर आ जाएगा और लेफ़्ट इलाहाबाद की ओर। यहाँ से जो है लेफ़्ट लेना है। यही आप सीधा चले जाएंगे तो मिर्ज़ापुर आ जाएगा, लेकिन हमें जाना है इलाहाबाद। तो ये सर्विस रोड पकड़ के देखिए, यहाँ से अब टर्न लेना है। और यहाँ से अब आपको दिख जाएगा बोर्ड ऊपर में, प्रयागराज इलाहाबाद 97 किलोमीटर है, वाराणसी 210 किलोमीटर, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अलीगढ़ सब इधर से ही जा सकते हैं। टोल नंबर 9 है नागपुर से और टोल नंबर 12 है फ्रॉम पुणे। और ये आगे चाक घाट है, उसके लिए ये टोल है, और उसके आगे ही MP और UP का बॉर्डर भी आएगा। अब आगे आने वाला है चाक घाट, और चाक घाट के बाद UP और MP का बॉर्डर। और यहाँ से घाट स्टार्ट है, आप देख सकते हो कि घाट प्रारंभ
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a... I barely breathe, and now that I could trust you. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a... अब हम आ गए हैं MP UP बॉर्डर पे। ये ब्रिज ही है बॉर्डर। इस ब्रिज के नीचे जो नदी है वही बॉर्डर है MP और UP का। आगे उत्तर प्रदेश है और पीछे MP मध्य प्रदेश। फाइनली आ गए टोल नंबर 10 फ्रॉम नागपुर एंड टोल नंबर 13 फ्रॉम पुणे। हम लोग संगम ब्रिज की ओर बढ़ रहे हैं। सामने आपको संगम ब्रिज दिखेगा। ये देखिए गंगा नदी, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम यहाँ पर। तो यहाँ से अब इस ब्रिज पर चढ़ के यू टर्न करके GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड पर आ जाएंगे बनारस के लिए और NH-19 पे। उसके बाद यहाँ से 3 रास्ता दिखा रहा है इलाहाबाद से पटना जाने का। एक तो आजमगढ़ होके है, एक आरा मोहनिया होके और एक औरंगाबाद होके। आजमगढ़ का लंबा पड़ेगा इसीलिए औरंगाबाद ले रहे हैं। औरंगाबाद भी लंबा पड़ेगा क्योंकि रोड अच्छा है और आरा मोहनिया का रोड बहुत ख़राब है। तो ये आ गए हम लोग 4 लेन ग्रैंड ट्रंक रोड NH-19 और यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता है। देखते हैं वाराणसी पहुँचने में कितना टाइम लगता है। बल्कि वाराणसी में स्टे नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट अभी औरंगाबाद यहाँ से ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। देखते हैं कितना वक्त लगता है। यहाँ से बनारस तक रोड काफ़ी अच्छा है, उसके बाद फिर डिस्टर्बिंग है। बीच बीच में डाइवर्जन्स है, वहाँ भी 4 लेन का काम न जाने कब से चल रहा है। 4-5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं है। उसके बाद फिर मुगल सराय के बाद फिर औरंगाबाद तक ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा है। तो चलिए देखते कितना टाइम लगता है कवर करने, अपडेट करेंगे आपको। 120 तक भी मैं उसको खींचा, कुछ ऐसा लगा नहीं कि डिस्बैलेंस होगा। ओनली बिकॉज ऑफ गुड कंडीशन ऑफ रोड, द स्पीड। तो डिवाइडर को देखते हो तो लगता है कि यार सही में गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन ऐसे देखो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। 120 चल रही है गाड़ी। वाराणसी रोड की स्थिति देखिए कैसी है। इसमें इतना धूल है और स्पीड भी आप ज़्यादा नहीं चला सकते।
कुछ कुछ किलोमीटर्स पे डाइवर्जन है, जैसे अभी डाइवर्जन में ही चल रहे हैं हम लोग। और धूल तो इतना है क्या बताऊँ, तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते, क्योंकि तेज़ चलेंगे पता नहीं कब स्पीड ब्रेकर आ जाए या कब कोई ऐसा गड्ढा आ जाए तो उससे गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है ज़्यादा टाइम लगने का पटना पहुंचने का इस रोड से, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बनारस तक तो बहुत ही औसम वीडियो में देखा ही आपने। अब ये रोड आप देखिए, अब यहाँ पे डाइवर्जन ख़त्म हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कितना वक्त लगता है। अभी हम लोग मोहनिया टोल प्लाज़ा के वेटिंग लाइन में है, बहुत ही बड़ा जाम है। मोहनिया पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा, अब देखिए कितना वक्त लगता है यहाँ पे। अभी जाम से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं लेफ़्ट से। चलो अब जगह तो मिल गया है, देखते हैं। हाँ, मैं निकल गया अब लेफ़्ट से। अब देखता हूँ टोल तक जाने में कितना टाइम लगता है। फाइनली हम लोग टोल के पास पहुँच गए। काफ़ी जाम था, देखा ही आपने, 15 से 20 मिनट लग गया इस टोल तक पहुँचने में। और ये टोल नंबर है 16 और 13 फ्रॉम नागपुर और 16 फ्रॉम पुणे। तो 16 टोल लग चुके हैं बिहार आने में, और ये बिहार का और यूपी का बॉर्डर है। आगे बिहार चेक पोस्ट भी है, तो आगे हम और देखेंगे कितना टोल लगता है। मोहनिया टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद अब हम बिहार चेक पोस्ट भी क्रॉस कर चुके हैं। और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये आरा की तरफ जा रही है। ये मोहनिया है, यही इसी रास्ते की बात कर रहा था मैं, आरा मोहनिया रोड। यहाँ से आप सीधे आरा की ओर चले जाएंगे, लेकिन हम इधर से जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 लेन का काम चल रहा है। तो हम सीधा जाएंगे औरंगाबाद, और औरंगाबाद से फिर हम लेफ़्ट टर्न लेंगे डेहरी ऑन सोन होते हुए। ये सासाराम हाईवे है, सासाराम औरंगाबाद हाईवे। औरंगाबाद पहुँच के लेफ़्ट लेके डेहरी ऑन सोन होके पटना हम लोग पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कितना वक्त लगता है पटना पहुँचने में। रात तो हो ही गई है क्योंकि बिहार पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया रोड के वजह से। बिहार में घुसने के बाद ये है सासाराम का टोल, ये पहला टोल है बिहार में घुसने के बाद। अभी हम टोल के पास पहुंच गए हैं और ये टोल ग्रीन हो गया, और अब हम आगे बढ़ेंगे औरंगाबाद की तरफ। देखते हैं कितना वक्त लगता है। और फाइनली हम लोग औरंगाबाद पहुंच गए हैं, और अब यहाँ से पटना के लिए निकलेंगे। पटना यहाँ से 128 किलोमीटर है, सब बोर्ड पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से 3 घंटा मान के चलिए। धूल बहुत है इस रास्ते में। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। तो फाइनली हम लोग पटना पहुंचने वाले हैं, और अभी नौबतपुर आने वाला है, और नौबतपुर के बाद दानापुर, और फाइनली फिर पटना पहुंच जाएंगे। फाइनली पटना पहुंच गए। रात में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, काफ़ी रात हो गई थी तो नींद भी आ रही थी, तो फिर सुबह अभी उठ के मैं सोचा अपडेट कर दूं। तो पटना पहुंचने में नागपुर से 16 से 17 घंटे लग गए। 957 किलोमीटर्स, सॉरी 987 किलोमीटर्स, क्योंकि औरंगाबाद होकर आए। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने आपको पहले भी बीच में वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में शायद आपने देखा हो। मेरा ये 5वां ट्रिप था पुणे का कार से, और मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं, तो पहली बार वीडियो बनाया एज अ ब्लॉग, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं कि कौन सा रास्ता है, कौन से रास्ते से मुड़ना है, कहाँ से टर्न लेना है, और टोल्स कितने आएंगे। या ऑलमोस्ट 16 टोल्स लगे, 16 टोल्स लगे हैं पुणे से पटना आने में, और सबसे ज़्यादा टोल्स एमपी में लगे, और यूपी में आज मुझे लगता है 3 से 4 टोल लगे। महाराष्ट्र में सिर्फ पुणे से नागपुर आने में सिर्फ 3 टोल लगे, वो भी अमरावती से नागपुर जाने में, वो भी 3 टोल। बाकी कोई भी टोल ऑपरेशनल नहीं है। जितने भी टोल्स हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए नहीं है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया।
क्योंकि मुझे तो ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव ड्राइविंग। मैं हमेशा गाड़ी से ही, बाइक से ही ट्रैवल करता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कितने किलोमीटर्स गाड़ी हमारी टोटल चली है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ गाड़ी कितनी किलोमीटर्स चली है, कितना कवर किया हमने पुणे से पटना आने में। ट्रिप पे ही था, हाँ। तो टोटल चली 1815.8 किलोमीटर्स। इतना किलोमीटर गाड़ी चली पुणे से पटना आने में। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिप था। देखा ही आपने, टोटल 1815.8 किलोमीटर्स हमने कवर किया पुणे से पटना आने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट्स करके, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या और अच्छा कर सकते थे, और क्या कवर नहीं किया, क्या कवर करना चाहिए था। फ़िलहाल मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ कवर किया है, बहुत कुछ नहीं भी किया है। टोल्स मैंने आपको बताया 16 टोल्स थे, और सबसे ज़्यादा एमपी में थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर नोन। और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। एंड उसके बाद मैं और भी वीडियोज़ आपके साथ लाऊंगा। जो भी ट्रिप मैं प्लान करूंगा, डेफिनेटली आई विल शेयर द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। एंड थैंक यू वेरी मच।